वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम एसजीएफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। एसजीएफ मीन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये एक सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम टू टाइप्स का हो सकता है। एक हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकता है और प्रीएम्प्टिव हो सकता है। हम इस वाले लेक्चर के अंदर नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल्स को करेंगे और देखेंगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव में एसजीएफ एल्गोरिदम की वर्किंग कैसे होती है। नॉन प्रीएम्प्टिव से यहां पे मुराद ये है कि जब एक प्रोसेस के पास सीपीयू का कंट्रोल आ गया तो वो उस वक्त तक रहेगा जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। यानी जिस प्रोसेस की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, जब तक वो प्रोसेसिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक अगला प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच कहलाती है और एसजीएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो यहां पे जो एग्जांपल है, ये जो आपको कलर्ड में प्रोसेस और बर्स्ट टाइम नजर आ रहा है, ये हमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कभी एग्जाम में भी पूछा जाए तो इस तरह से भी हो सकता है केस कि ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। और बर्स्ट टाइम हमें पता है क्या होता है, हम इससे पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड इन मिली सेकेंड बाय अ प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो बर्स्ट टाइम कहलाता है। हम इसे यूनिट भी बोलते हैं, जिसना प्रोसेस 1 को 6 यूनिट चाहिए कंप्लीट होने के लिए, या आप कह लें 6 मिली सेकेंड चाहिए कंप्लीट होने के लिए, या अपनी आसानी के लिए जब हम समझ रहे होते हैं हम कह देते हैं कि जी 6 सेकेंड 8 सेकेंड, इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं इसको। लेकिन असल जो डेफिनेशन है वो यही है, टाइम रिक्वायर्ड इन मिली सेकेंड बाय अ प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट होगा। टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब होता है, जैसा कि यहां पे लिखा भी हुआ है कि प्रोसेस को सबमिट होने के बाद जब प्रोसेस हमारा यानी आप कह लें कि रेडी क्यू में आ गया, रेडी क्यू में आने के बाद उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। और वेटिंग टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ेगा अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के लिए। तो ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। अब किस तरह से होगा ये सब कुछ होता है, गैंट चार्ट हमें एक बनाना पड़ता है। अब क्योंकि इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब अगर आप देखें इसके अंदर से शॉर्टेस्ट जॉब क्या होगी, आपने सपोज ये किया कि ये जो चारों प्रोसेस हैं P1 2 3 4, ये 4 प्रोसेस हैं, ये एट द सेम टाइम हमारे पास हमारे सिस्टम में आए हैं। आमतौर पे इतना आइडियल केस होता नहीं है, क्योंकि जितने प्रोसेस होते हैं कोई पहले आ जाता है कोई बाद में आ जाता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस हमारे पास इकट्ठे ही आ गए हैं। जब ये सारे प्रोसेस एक ही टाइम में हमारे पास आ गए तो हमें इनका बर्स्ट टाइम से अंदाजा हो जाएगा कि इसमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है। ये देखें, सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट जो इसमें नजर आ रहा है वो ये 3 वाला आ रहा है, यानी प्रोसेस 4, ये शॉर्टेस्ट है। इसका मतलब है ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो आप ये देखें, ये गैंट चार्ट है हमारे पास, ये P4 के सबसे पहले P4 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। और P4 कहां से स्टार्ट होगा, फौरन ही हमारे पास आ गया, यानी इकट्ठे आए। हम कहेंगे 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, 3 सेकेंड इसको लगे, यानी 0 से 3 तक हमने लिख दिया कि 0 से 3 तक P4 चलेगा। उसके बाद इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है जिसने जल्दी प्रोसेस होना है, जिसका आप कह लें कि बर्स्ट टाइम सबसे कम है, वो है प्रोसेस 1। क्योंकि 1 का 6 है, 2 का 8 है और 3 का 7, वो है प्रोसेस नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। और प्रोसेस 1 को कितना टाइम लगना है, 6 सेकेंड। यानी यहां तक तो P4 चला था 3 सेकेंड तक, इसके आगे अगर हम 6 ऐड कर लें तो 9 बन जाता है। यानी प्रोसेस 1 3 to 9 तक चलेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जब प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा फिर हमने इन दोनों में से 2 और 3 में से देखना है कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। वो बर्स्ट टाइम जो है वो प्रोसेस 3 का कम है। तो हम प्रोसेस 3 को स्टार्ट करेंगे। और 3 कहां से स्टार्ट होगा, 9 से स्टार्ट होगा। और उसको कितने मिली सेकेंड चाहिए या कितने यूनिट चाहिए, 7। तो 9 में अगर हम 7 ऐड करें तो वो होता है 16। तो यानी 9 से 16 तक P3 चलेगा। आखिर में हमारे पास क्या बच गया, P2, जिसका टाइम सबसे ज्यादा था वो सबसे एंड पे होगा। P2 बच गया, तो P2 का मतलब है कि यहां पे 16 पे तो P3 खत्म हुआ था, 16 के आगे 8 हम ऐड करें तो 24 तक चलेगा। ये 24 मिली सेकेंड पे जाके, 24 यूनिट पे जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने इस तरह से हमने गैंट चार्ट बना लिया। अब यहां पे लिखना है आगे कंप्लीशन टाइम, कि कितना टाइम लगेगा प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो आप देखें P1 कहां पे, ये P1 है, P1 को कितना टाइम लगा, 9। ये देखें P1 की ये बाउंड्री है, 9 सेकंड पे, 9 मिली सेकंड पे जाके खत्म हुआ P1। हमने यहां पे लिख दिया P1 का कंप्लीशन टाइम 9 है। P2 ये है हमारे पास। ठीक है, इस P2 का कंप्लीशन टाइम कहां पे खत्म हुआ, यहां पे आके एंड हुआ 24 पे।
तो यहां पे हमने लिख दिया P2 का कंप्लीशन टाइम 24 है। उसके बाद है P3, ये P3 है, P3 की ये बाउंड्री है, P3 कहां पे खत्म हुआ 16 सेकंड पे, हमने लिख दिया P3 16 सेकंड पे। और P4 आप अगर यहां पे देखें ये P4 कहां खत्म हुआ 3 सेकंड पे आके, ये देखें P4 0 पे शुरू हुआ था और खत्म कहां पे हुआ था 3 पे, तो हमने ये 3 लिख दिया। तो ये हमने कंप्लीशन टाइम भी कैलकुलेट कर लिया। अगली चीज टर्न अराउंड टाइम, जो कि मैं आपको बता चुका हूं क्या है कि प्रोसेस सबमिट होने के बाद उसको कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं आप एक बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद आपका जो काम है वो काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो सारा टाइम कंसीडर होगा। यानी बैंक में एंटर होने से लेके आप जिस भी काम गए हैं जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता वो सारा टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो टर्न अराउंड टाइम के फार्मूला हमें पता है, हम करते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। हमारे पास तो यहां पे अराइवल टाइम जो है वो तो हमने कहा सारे प्रोसेस इकट्ठे ही आए और हमने अराइवल टाइम 0 कंसीडर किया कि बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट हुआ एक दफा ही सारे प्रोसेस इकट्ठे आ गए 0 सेकंड पे हमारे पास। तो इसका मतलब है कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम क्या है हमारे पास इस केस में, इस एग्जांपल में 0, क्योंकि सारे प्रोसेस हमने कंसीडर किया इकट्ठे आए। तो 9 माइनस 0 क्या होता है 9, 24 माइनस 0 24, 16 माइनस 0 16, 3 माइनस 0 3। तो टर्न अराउंड टाइम यही हमारा रहेगा कि यानी प्रोसेस को सबमिट होने के बाद कितनी देर वेट करना पड़ा। इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है किस तरह से, देखें प्रोसेस 3 है मसलन, हमारा प्रोसेस 3 का टर्न अराउंड टाइम है 16। प्रोसेस 3 आप देखें कहां पे स्टार्ट हुआ था, यहां पे 9 पे ही आया था ना, देखिए प्रोसेस 3 यहां पे है, इधर जाके हमारे पास आया था ये जो मैंने लाइन लगाई और यहां पे आके कंप्लीट हो गया, यानी 16 सेकंड ही इसका टर्न अराउंड टाइम है। उसके बाद आया था वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम में से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। अब टर्न अराउंड टाइम है 9, तो 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह ये 24 है, 24 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 16, 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा 9 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। ये वेटिंग टाइम है कि एक प्रोसेस को इतनी देर वेट करना पड़ा है। किस तरह से आप देखें कि इसका वेटिंग टाइम जो है प्रोसेस 1 का 3 आ रहा है, 3 यूनिट कह लें 3 मिली सेकेंड आ रहा है। क्यों, प्रोसेस 1 देखें यहां पे ये तो सारे प्रोसेस इकट्ठे ही आ गए थे ना, सिस्टम में इकट्ठे ही आए थे सारे प्रोसेस। अब प्रोसेस 1 को 3 सेकंड वेट करना पड़ा, 3 सेकंड बाद जाके प्रोसेस 1 की बारी स्टार्ट हुई। इसी तरह प्रोसेस 3 को 9 सेकंड वेट करना पड़ा, 9 सेकंड बाद जाके उसकी बारी स्टार्ट हुई। ये देखिए 9 सेकंड, वेटिंग टाइम 9 है प्रोसेस 3 का, यहां भी 9 आ रहा है। तो इसी तरह प्रोसेस 2 को देखें 16 सेकंड या मिली सेकंड 16 यूनिट उसको वेट करना पड़ा, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। तो ये देखें यहां पे 16 लिखा हुआ है। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है एसजेएफ की। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं कि वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल 2, ये जो चीज कलर मैंने की हुई है, ये जो आप कह लें कि कॉलम कलर किए हैं, ये समझ लें वो डाटा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालें। प्रोसेस वैसे ही है जिस तरह हमने ये एग्जांपल 1 में किया, बस इसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है जो कि मैं आपको भी समझाता हूं। अब देखें हमने इस एग्जांपल में कंसीडर किया था इनका अराइवल टाइम सेम है 0, यानी इकट्ठे आए। यहां पे अब देखें है ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव ही, लेकिन इसमें आप अराइवल टाइम देखें, ये समझ लें आसानी के लिए मैं इसको सेकंड कंसीडर करता हूं, 1 सेकंड 3 सेकंड, ताकि समझ बेहतर तरीके से आ जाए। P1 समझ लें सिस्टम में 1 सेकंड पे एंटर हुआ, P2 3 सेकंड पे एंटर हुआ, P3 6 सेकंड पे एंटर हुआ और P4 7 सेकंड पे जाके एंटर हुआ। और ये बर्स्ट टाइम यानी इसके कंप्लीट होने का टाइम क्या है, प्रोसेस 1 को 7 सेकंड लगेंगे, प्रोसेस 2 को 3 सेकंड लगेंगे कंप्लीट होने में, प्रोसेस 3 को 2 सेकंड और प्रोसेस 4 को 10 सेकंड। अब हम तो ये जो कर रहे हैं टेक्निक, इसका नाम तो एसजीएफ है, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इस हिसाब से देखा जाए ये जो P3 है सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट जॉब तो यही है। P3 जो है ये तो आप समझ लें 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट होगा। अगर हम इसको सेकंड मान के चलते हैं तो ये 2 सेकंड में कंप्लीट होगा। इस तरह तो हमें सबसे पहले P3 को एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास अराइवल टाइम है कि पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ। इसको थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से। देखें गैंट चार्ट तो बनेगा। अब आप देखें यहां पे मैंने लिख दिया 0 से 1, यानी 0 पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ, 0 पे तो कोई भी नहीं हुआ, 0 से 1 के दरमियान तो कोई भी नहीं हुआ, यानी 0.1 सेकंड 0.2 3 4 कोई भी नहीं हुआ। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको क्रॉस कर देते हैं, कोई प्रोसेस नहीं आया हमारे पास। अब 1 सेकंड जैसे ही हुआ हमारे पास प्रोसेस 1 सिस्टम में आया, जिसको कंप्लीट होने के लिए 7 सेकंड चाहिए थे। और हमें पता है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है, यानी जो प्रोसेस हमने एक दफा स्टार्ट कर दिया
तो वो प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक कोई और प्रोसेस नहीं करेगा सीपीयू, यानी जब तक प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता सारे रिसोर्सेज वो प्रोसेस यूज कर रहा होगा। तो ये जैसे ही 1 सेकंड पे आया, इसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दिया, और इसने खत्म कहां पे होना है, इसको 7 सेकंड लगने हैं, यानी 1 सेकंड पे आया 7 सेकंड इसको लगने हैं। तो इसका मतलब ये 8 पे जाके खत्म होगा, यानी 1 से स्टार्ट हुआ तो आगे 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड पे जाके ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 से 8 के दरमियान 7 सेकंड इसको लगे। तो ये तो प्रोसेस 1 तो कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेस 1 क्योंकि सबसे पहले आया था, कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, अब यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको कह रहा था। देखें 1 सेकंड पे प्रोसेस आ गया था, प्रोसेस 1 उसने तो कंप्लीट होना था, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। जो प्रोसेस आ गया स्टार्ट हो गया, जब तक कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक चलेगा वो प्रोसेस। उसके बाद आप देखें प्रोसेस 3 सेकंड पे एक प्रोसेस नंबर 2 सिस्टम में आया, यहां पे 3 सेकंड पे, यानी ये सेकंड, अगर हम इनको सेकंड कंसीडर कर लें, यहां पे 1 था, इधर कहीं 2 होना है, इधर 3 होना है। तो मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं कि यहां पे अराइव क्या हुआ, प्रोसेस नंबर 2 अराइव हो गया। P2 मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया ताकि समझने में आसानी रहे। उसके बाद ये 3 सेकंड पे हुआ था, यहां पे मैं ऊपर 3 भी लिख देता हूं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद 6 सेकंड पे प्रोसेस 3 आया, यानी ये 4 सेकंड 5 सेकंड, यहां पे जब 6 सेकंड हुए तो यहां पे प्रोसेस 4 भी हमारे सिस्टम में आ गया था, यानी हमारी रेडी क्यू में आ गया था। प्रोसेस 3 आ गया था, जब क्या हुआ था 6 सेकंड, इस तरह लिख देते 6 सेकंड पे। उसके बाद 7 सेकंड पे एक प्रोसेस आया, ये लिख देते हैं। जब 7 सेकंड हुआ तो यहां पे प्रोसेस 4 भी हमारे पास रेडी क्यू में आ गया था। हालांकि जब देखें प्रोसेस 2 जब आया था रेडी क्यू में, तो उसका तो जो बर्स्ट टाइम था यानी कंप्लीशन टाइम 3 सेकंड था, कम था, लेकिन सीपीयू क्योंकि प्रोसेस 1 को स्टार्ट कर चुका था यहां पे 1 सेकंड पे, इसलिए वो उस प्रोसेस को रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है जो हम पढ़ रहे हैं। जब ये प्रोसेस 1 खत्म हुआ तो सीपीयू ने देखा मेरे पास वेटिंग में इस वक्त P2 भी पड़ा हुआ है, P3 भी है और P4 भी है, यानी ये तीनों अराइव हो चुके थे जब प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा था। तो सीपीयू ने देखना है कि इन तीनों में से सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, यानी सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है। वो तो है हमारे पास P3, तो इसका मतलब है वो P3 को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए लिखा है ना P3, वो P3 को सिलेक्ट करेगा। P3 को कितना टाइम लगना है, 2 सेकंड। 8 पे स्टार्ट हुआ, 10 पे जाके खत्म हो जाएगा P3 भी कंप्लीट हो गया। फिर रह गया हमारे पास कौन सा, P2 और P4। वो देखेगा P2 और 4 में से कौन सा प्रोसेस जो है वो शॉर्टेस्ट है, यानी किसको कम टाइम लगना है, वो है P2 का। तो P2 को वो एग्जीक्यूट करेगा। देखें लिखा हुआ है ना गैंट चार्ट में P2। अब P2 को कितना टाइम लगना है, 3 सेकंड, यानी 10 में आप 3 अगर ऐड कर दें तो 13 सेकंड पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट पे बचा P4 को 10 सेकंड लगने हैं, वो 13 पे स्टार्ट होगा तो 23 पे जाके खत्म हो जाएगा। ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। अब हमारे लिए बड़ा आसान है कंप्लीशन टाइम को निकालना। कंप्लीशन टाइम कब, P1 कब कंप्लीट हुआ है, देखें 8 पे जाके, ये था ना P1 1 से स्टार्ट हुआ, 8 पे कंप्लीट हुआ था, तो हमने लिख दिया 8। उसके बाद P2 कब कंप्लीट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ था, 13 पे जाके कंप्लीट हुआ था, हमने लिख दिया 13। फिर P3 8 से स्टार्ट हुआ था, 10 पे खत्म हुआ था, यानी P3 10 पे खत्म हुआ है, हमने लिख दिया 10। और P4 कहां खत्म हुआ है, ये यहां पे देखें 23 पे, हमने 23 लिख दिया। नेक्स्ट आया था टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम की यानी प्रोसेस जब सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद कंप्लीशन तक उसको कितना टाइम लगा। तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला ये लिखा हुआ है बॉटम में, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या था 8, अराइवल टाइम था 1, तो 8 माइनस 1 कितना 7, टर्न अराउंड टाइम हो गया 7 प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 2 का 13 माइनस 3 10, और इसमें प्रोसेस 3 में 10 माइनस 6 4 और 23 माइनस 7, प्रोसेस 4 के लिए 23 माइनस 7 16। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम का। अब इसको वेरीफाई भी हम कर लेते हैं। वेरीफाई किस तरह करेंगे, सपोज करें प्रोसेस 3 का हम कह रहे हैं टर्न अराउंड टाइम 4 है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जब ये सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद कंप्लीट होने तक इसको 4 सेकंड का वेट करना पड़ा। किस तरह से, आप ये देखें, ये प्रोसेस 3 है, 6 सेकंड पे अराइव हुआ था, यहां पर ऊपर लिखा 6 सेकंड पे अराइव हुआ था, और कंप्लीट कब हुआ 10 सेकंड पे जाके। तो 6 से 10 तक कितना टाइम होता है 4, यानी टोटल सिस्टम में इसको रेडी क्यू में आने के बाद टोटल 4 सेकंड आप कह लें लगे एग्जीक्यूट होने तक।
इतना वेट इसको करना पड़ा। इसी तरह प्रोसेस 4 को देखते हैं। प्रोसेस 4 का टर्न अराउंड टाइम 16 है। 16 क्यों है? प्रोसेस 4 देखें 7 पे अराइव हुआ था, यहां पे आके अराइव हो गया था 7 पे, ठीक है। 7 पे आके सिस्टम में एंटर हुआ था 7 सेकंड पे और 23 सेकंड पे आके खत्म हुआ। तो आप वो देख लें, वो 16 बनता है हमारे पास फार्मूले के मुताबिक। इसी तरह जो लास्ट पे वेटिंग टाइम है वो कैसे आएगा? टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को हम माइनस कर देंगे। वेटिंग टाइम का मतलब है एक प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा अपनी बारी आने का, या एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के लिए एक प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा। वो क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम 7 है, बर्स्ट टाइम 7 है, तो यहां पे 7 माइनस 7 क्या है? 0। इसका क्या मतलब? प्रोसेस 1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा। क्यों? प्रोसेस 1 यहां पे आके अराइव हुआ था, देखें 1 यहां पे लिखा है ना, 1 पे आया था। 1 पे जैसे ही अराइव हुआ था उसी वक्त उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई थी, उसको वेट नहीं करना पड़ा। इसी तरह प्रोसेस 2 में क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3, यानी उसको 7 सेकंड वेट करना पड़ा प्रोसेस 2 को। 7 सेकंड किस तरह से आप देखें वेट करना पड़ा? क्योंकि प्रोसेस 2 इधर 3 पे आया, 3 पे देखें सिस्टम में एंटर हुआ था और उसकी बारी 10 पे आके स्टार्ट हुई थी। तो 3 से 10 तक कितना है? 7 सेकंड वेट करना पड़ा अपनी बारी का। और इसी तरह टर्न अराउंड वेटिंग टाइम जो है प्रोसेस 3 का क्या है? 4 माइनस 2 जो कि 2 होता है, और ये 16 माइनस 10 6, कि इसको जो प्रोसेस 4 है उसको 6 सेकंड आप कह लें कि वेट करना पड़ा अपनी बारी स्टार्ट होने का। 6 सेकंड किस तरह? देखें 7 सेकंड पे आया था और उसकी बारी 13 सेकंड पे स्टार्ट हुई, तो 7 से 13 तक क्या होता है? 6। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अप्रोच है, जो कि एक सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों तरीकों से काम करता है। इस लेक्चर में हमने नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल देखी, यानी नॉन प्रीएम्प्टिव कि जब कंट्रोल चला जाए सीपीयू का प्रोसेस के पास, तो वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक अगले प्रोसेस की बारी नहीं आएगी। हम अपने आने वाले लेक्चर में इसकी प्रीएम्प्टिव की भी एग्जांपल देखेंगे। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो अभी रह गई, कि अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे कि एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट करें। अगर एवरेज वेटिंग टाइम इस केस में कहा गया ना, आपने क्या करना है? ये जो चारों है इन चारों को ऐड करना है और टोटल प्रोसेस है 4 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कहेंगे तो ये टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस 1 2 3 4 इनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तो ये एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आपका निकल आएगा। यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाय 4 किसके लिए? वेटिंग टाइम के लिए इन वैल्यूज को, टर्न अराउंड टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम की वैल्यूज को करना है, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। उम्मीद है आपका ये इस लेक्चर में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम जो है या स्केड्यूलिंग अप्रोच जो है किस तरह से काम करती है। उसमें हमने नॉन प्रीएम्प्टिव के केस की 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, जिससे सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन हम इसमें कवर कर चुके हैं। थैंक यू।